बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सूरज क्या है और सूरज बेसिकली बना कैसे था, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सूरज बेसिकली एक बहुत बड़े क्लाउड से बना था, उसको नेब्यूला था, और उसके बाद वो किस तरीके से टूटा और उसके बाद हमारा सूरज वजूद में आया, और किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं जो है वो वजूद में आए, और उस तरीके से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड्स बने थे सूरज के बाद। और सूरज का जो है सोलर मिनिमम सोलर मैक्सिमम क्या होता है, सोलर जो मिनिमम है इसमें जो सोलर विंड है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चलती है, वो उससे क्या नुकसानात हमारी जो पूरे सोलर सिस्टम को हो सकते हैं, और किस तरीके से वो दुनिया पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी जो धरती है या दुनिया उस पर किस तरीके से हमारे वो इफ़ेक्ट करते हैं। और सूरज के पास भी एक कोरोना है, आजकल कोरोना चल रहा है, तो सूरज का कोरोना हम देखते हैं, सूरज के पास जो कोरोना है वो कैसा है। तो जी हाँ, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे पूरी सूरज के बारे में, कि सूरज कहाँ से बना था, कैसे ये पैदा हुआ था, बना था, या इसका जन्म हुआ था, तो और अब सूरज क्या है, और आगे आने वाले सालों में सूरज कैसा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करते हैं। तो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स, 4.6 जो है वो बिलियन ईयर्स पहले ये बना था ये सारा कुछ। और ये मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। सूरज जो है बेसिकली एक मिडिल साइज स्टार है। जी हाँ, ये भी सितारों में से एक सितारा है जो सबसे करीब है दुनिया के। लेकिन ये सितारा जो है हमारे इतने करीब है जो दिन के टाइम भी निकलता है, और दूसरे सितारे जो है हमारी दुनिया से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ रात में ही नज़र आते हैं। सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो बाकी सितारों की जो है वो चमक मान कर देती है। सितारे उधर ही हैं, लेकिन जो है सूरज की इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि वो चमक हमें नहीं नज़र आती बाकी सितारों की, क्योंकि वो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। और हमारे जो करीब तरीन सितारा उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में भी बात करेंगे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके वो वीडियो वॉच करें। सूरज जो है, जिसको हम लोग सूरज बोलते हैं, सन बोलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत मानी बहुत ज़्यादा जो है वो आग का गोला है, और बहुत ज़्यादा हीट के साथ रोशनी देता है, तो वो है मिडिल साइज स्टार। जी हाँ, सूरज हमारा है एक सितारा, और ये सितारा जो है दुनिया के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये दिन में भी निकलता है। बाकी सितारे उधर ही मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि बाकी सितारों की रोशनी मान पड़ जाती है, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से वो हमें सिर्फ ना रात में नज़र आते हैं। रात भी इस तरह होती है कि दुनिया जो है वो अपना जो चक्कर है वो पूरा करते हुए जब सूरज के जो मदार है वहाँ से निकल जाती है, जो उसकी रोशनी नहीं पड़ती, तो वो रात कंसिडर होती है, और उस टाइम हमें जो है वो बाकी सारा मिल्की वे नज़र आता है, और बाकी सारे सितारे नज़र आते हैं। अब सूरज जो है बेसिकली ये बना कैसे था। सूरज एक क्लाउड से बना था, बहुत बड़ा क्लाउड था, इसको सोलर नेब्यूला क्लाउड बेसिकली बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा, अब ये आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो छोटा सा जो क्लाउड है, इसमें बहुत सारा जो है वो खूबसूरत गैसेस मौजूद हैं जो इसको ग्लिटर करने में मदद देती हैं, और बड़े खूबसूरत ट्विंकल और ग्लिटरी सा है। तो इस तरीके से ये क्लाउड होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैसेस मौजूद होती हैं, आपस में टकराव होता है इनका, तो कॉस्मिक डस्ट बेसिकली तो इसमें मौजूद थी। अब क्या हुआ कि ग्रेविटी, हर जगह पर ग्रेविटी है। अब हमारी जो पूरी यूनिवर्स है उसमें ग्रेविटी है, वो भी एक अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। तो बेसिकली यहाँ भी जो है ग्रेविटी थी, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी आपस में कि वो इतनी तेज़ी से स्पिन होना शुरू हो गया, सारा कुछ रोटेशन शुरू होगी क्लाउड के अंदर, कि वो आपस में जो ग्रेविटी थी वो आपस में टकराना शुरू होगी। टकराने के बाद ये हुआ कि उसके बाद जो दरमियान में क्लाउड का जो बना, वो सेंटर ऑफ द नेब्यूला जो बना, वो बना हमारा सोलर सिस्टम का सन। सन ने वहाँ से जन्म लिया एक बहुत बड़े क्लाउड से, जिसको कहते हैं सोलर नेब्यूला क्लाउड। उसके बाद जो है जब सन बना, तो उसके बाद जो बाकी जो मटेरियल था, डेफिनेटली उसका जो बाकी सन का मटेरियल था, वो रेजिडुअल मटेरियल जो आप कह लें, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा था, वो आपस में टकराना शुरू हो गया। अब जो बकिया मैटर बच गया था, बकिया जो भी मटेरियल थोड़ा बहुत बच गया था, वो ग्रुप्स की शक्ल पे साथ मिलना शुरू हो गया। अब जिस तरीके से जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, जिस तरीके से वो करीब होना शुरू हुआ ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से, और जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे वो उस तरीके से बढ़ भी रहे थे, मतलब वो एक प्रॉपर बॉडीज़ बना रहे थे, एक बड़ी बड़ी बॉडीज़ की शक्ल में आ रहे थे। जिस तरीके से दुनिया के ऊपर हवाएं चलती हैं, इस तरीके से सोलर सिस्टम में भी हवा चलती है, और उस हवा जो होती है बेसिकली वो चलती है सूरज की वजह से। ठीक है, जो सूरज की हवा होती है उसको हम कहते हैं सोलर विंड। अब सोलर विंड क्योंकि सूरज का वजूद हो गया था और सूरज बन चुका हुआ था, तो सोलर विंड चलना शुरू हो गई। और अब ये कॉमन सेंस भी है, जितनी ज़्यादा हल्की फुल्की चीज़ होती है वो दूर की तरफ गिरती है जाके,
लेकिन जितनी ज़्यादा डेंस होती है, जितनी हैवी होती है, वो करीब तरीन ही गिर जाती है। ठीक है, अब विंड जब चलती है, जो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उधर ही मौजूद रहते हैं, जबकि जो हल्के फुल्के पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे की तरफ निकल जाते हैं। इस तरीके से कुछ सोलर सिस्टम में भी हुआ था कि जिस तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम जो था वो तकरीबन करीब आ गए थे, और उस तरीके से जो हैवी ऑब्जेक्ट्स थे डेफिनेटली उनका उन पे इम्पैक्ट हुआ। रॉकी मटेरियल जो थे वो आपस में जब सारे जुड़े तो उन्होंने जो है छोटे छोटे टेरेस्ट्रियल यानी कि रॉकी छोटे छोटे प्लैनेट्स, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे गोले बनाना शुरू कर दिए, और उसी तरीके से हमारी अर्थ भी उन्हीं का हिस्सा है, उसी तरीके से हमारा प्लैनेट बना। इनके दो तरीके से दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, इनर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स और आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, या आप इससे कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। गैशियस प्लैनेट भी कहते हैं जोवियन को, जुपिटर लाइक होते हैं। तो ये भी बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि सोलर विंड जैसे जैसे चलती रही और उसका जो इम्पैक्ट है वो लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा होने लग गया। अब वो आपस में जो है वो उनकी कोलिजन स्टार्ट होगी, क्योंकि वो लाइट थे डेफिनेटली, तो वो दूर की तरफ धकेलते गए, और जितना दूर गए और आप समझें कि जो गैसेस थे तो उन्होंने गैस जाइंट्स को फॉर्म कर दिया। उन्होंने गैस जाइंट्स बना दिए, यानी कि गैस के बने हुए बड़े बड़े प्लैनेट्स। तो इसमें एक बड़ा प्लैनेट है सैटर्न, और सैटर्न जो है वो आप ये समझ लें उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा कम है कि वो इतना हल्का प्लैनेट है कि अगर आप उसको पानी पर डाल देना एक बड़े से स्विमिंग पूल पे या किसी पानी समुंदर में, तो वो यकीन करें वो प्लैनेट ना तैरेगा। इतना हल्का प्लैनेट है, उसकी डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा कम है। तो इसी तरह के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स हैं। अगर आप उनके बारे में डिटेल में और जानना चाहते हैं तो ऊपर भी लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी, तो आपकी नॉलेज में डेफिनेटली इजाफा होगा। और इसी तरीके से सोलर विंड है, उसी ने जो है छोटे जो बच गए थे पीसेस सूरज के, उसी ने प्लैनेट्स बनाए, और सोलर विंड से जो है हमारे बाकी जो चीज़ें लाइटर ऑब्जेक्ट्स है वो दूर की तरफ धकेलते चले गए। उन्होंने हमारे गैशियस प्लैनेट्स बनाए, और इन्होंने हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स और इस तरीके से कॉमेट्स, प्लैनेट्स, मून्स और इसी तरह के सैटेलाइट्स क्रिएट हुई। हम बात करेंगे डिटेल में आगे भी। और अब थोड़ा सा देखते हैं हमारे सूरज के बारे में। इसका जो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, अगर सूरज की जो लाइट है, अगर आप कहना चाहें दुनिया तक कब पहुंचती है, तो दुनिया तक सूरज की जो लाइट है वो 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है। यानी कि सूरज, ये कहना गलत नहीं होगा कि सूरज और दुनिया का जो आपस में डिस्टेंस है वो 8 लाइट मिनट्स का है। क्योंकि मैंने पहले भी पिछली अपनी वीडियोज़ में भी ये बात बताई है कि जो लाइट है उसको 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। आप दुनिया का जो सूरज से डिस्टेंस है वो है 149 या 150 राउंड कर लें कि मिलियन किलोमीटर, और इसी को हम अपना एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं 1 AU। इसका डायमीटर जो है, अच्छा डायमीटर जो होता है, अगर हम दरमियान से एक सर्कल में लाइन खींचे ना, एक लंबी स्ट्रेट लाइन, तो वो इट इज़ अ डायमीटर जो इक्वल हाफ में एक सर्कल को 2 हाफ में डिवाइड करता है। तो इसका जो डायमीटर है वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर्स, और इसका जो रेडियस है, अब रेडियस जो होता है अगर दरमियान से एक लाइन खींचें सरकमफ्रेंस के तरफ, यानी कि अब ये डायमीटर का आधा होता है रेडियस जो है, तो इसका जो रेडियस है वो है तकरीबन 6,96,000 किलोमीटर, और रेडियस का जो डबल है वो डायमीटर होता है। अब मैस जो है, सोलर मैस जो हम कहते हैं कि सोलर जो सूरज है बेसिकली, इसका मैस हम बेस क्वांटिटी लेते हैं। किसी भी प्लैनेट को मैयर करने के लिए, अगर हमने चावल मैयर करने किलो में करेंगे, इसी तरीके से हमने दूध करना लीटर में करेंगे। अब प्लैनेट को जो मैयर करते हैं वो सोलर मैस में मैयर करते हैं। सोलर मैस कहाँ से आता है? सोलर मैस वो मैस है, हम लोग बेस क्वांटिटी कंसिडर करते हैं सूरज को, वो इसका बेस क्वांटिटी है। अब सूरज का जो मैस है वो है 2 × 10⁻³ kg, ये इसका सोलर मैस है। और इसी मैस के जो है हम लोग इससे कम और इससे ज़्यादा जितने हैवी प्लैनेट्स हैं उसी मैस के तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इसमें ज़्यादातर जो कॉम्पोजिशन है वो 74% हाइड्रोजन की है, 25% हीलियम की है, और 1% जो है वो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। 1% अब डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट आती हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन है, कार्बन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, आयरन है और सिलिकॉन। इसी तरीके से और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें गैसेस मौजूद हैं। तो इस तरीके से अब सन का भी, जो सूरज है, इसका भी एक साल होगा, एक दिन होगा। अब सूरज का जो एक दिन है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, जो अपने ही एक्सेस पे घूमना है, और सूरज एक रोटेशन 27 दिनों में मुकम्मल करता है, यानी कि 27 डेज़ में
सूरज अपनी जो है वो रोटेशन कंप्लीट करता है, अपने एक्सेस पे जो पूरा घूमता है वो 27 डेज़ में घूमता है, यानी कि सूरज का एक दिन जो है वो हम अर्थ के 27 दिनों के बराबर है। और सूरज का जो एक साल है, जिसको हम 1 कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं, वो दुनिया के 250 मिलियन ईयर्स के बराबर है। अब सूरज जो है डेफिनेटली हमारी दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है, चांद दुनिया के गिर्द घूमता है। इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह देखें तो दुनिया अगर सूरज के गिर्द घूम रही है तो सूरज भी किसी चीज़ के गिर्द घूमना चाहिए। तो सूरज जो घूमता है वो गैलेक्टिक बाल्ज या गैलेक्टिक सर्कल या न्यूक्लियस या सेगिटेरियस ए स्टार या ब्लैक होल आप कह सकते हैं, जो गैलेक्सी का सेंटर है, उसके इर्द गिर्द वो अपना पूरा चक्कर करता है। और पूरा जो चक्कर है वो 250 मिलियन ईयर्स में करता है, जिसको हम एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो यानी कि अगर आपने जाना है सूरज पे, वैसे तो जाना बहुत नामुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी अगर चले जाते हैं फ्यूचर में, तो 1 साल अगर आप गुजारेंगे तो यानी कि आपने दुनिया के 250 मिलियन ईयर्स गुजार लिए हैं। और एक दिन अगर आप वहाँ गुजारेंगे यानी कि दुनिया के 27 दिन आपने वहाँ गुजार लिए हैं। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सन स्पॉट साइकिल। अब स्पॉट से डेफिनेटली धब्बे हैं, तो सन के ऊपर किस किस्म के धब्बे और उनकी साइकिल क्या है, तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज़रा डिटेल में। और आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि 11 साल का ये साइकिल पीरियड होता है। 11 साल में ये अपना जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाता है पोल, और साउथ जो है वो नॉर्थ हो जाता है। जी हाँ, इसके पास भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिस तरह हर मैग्नेट के पास होते हैं, अर्थ के पास हैं। और जो सूरज के पास जो 2 पोल्स हैं वो आपस में जो है वो चेंज होते रहते हैं हर 11 साल के बाद। अब ये अरसा जो है मिनिमम जो एक अगर इसको दरमियाना देखें तो 11 साल का अरसा है, कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये पीरियड 14 ईयर्स का होता है। तो इसमें फ़िलहाल जो है हम लोग बात करने वाले हैं इनर सन के ऊपर। इनर सन में जो सबसे पहले चीज़ आपके पास आती है वो आती है इनर कोर। इनर कोर वो पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म और दुनिया जो पूरा सूरज है इसको फ्यूल देता है, बेसिकली इसका इंजन का काम करता है, जो कोर है बीच का। इसका जो कोर है, इसका जो डिस्टेंस है आपस में, कोर का जो इसका अगर आप नापें इसका डिस्टेंस, वो बनता है तकरीबन 1,38,403 किलोमीटर्स। ये इसका डिस्टेंस है। और इसका डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो अनबेरेबल, और यहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं है किसी चीज़ का रहने का, किसी कीड़े का भी रहने का, या छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट का भी रहने का यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। अब ये इसका जो टेम्परेचर है अंदर कोर का, वो तकरीबन आप समझ लें वो है 1,50,00,000 सेल्सियस तक अंदर का टेम्परेचर है। तो कितना ज़्यादा गर्म है, आप ये गर्म होगा तो जहन्नुम का आप टेम्परेचर खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितना ज़्यादा होगा, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद ये किस तरह बनता है, ये प्लाज्मा होता है। और इसी तरीके से जब आपस में आयन्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, जिसको हम लोग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोलते हैं, तो बेसिकली ये वहाँ से जो है ये शुरू होता है और ये पूरे सूरज को फ्यूल का काम करता है। पूरा सूरज इससे जो है वो जलता है और हमें जो रोशनी आती है वो इसी तरीके से आती है। उसके बाद हमारे पास आती है रेडियो एक्टिव जोन। अब रेडियो एक्टिव जोन जो है हमारे पास तकरीबन उसका जो अगर आप किलोमीटर में नापें तो वो 3,74,977 किलोमीटर तक थिक है लेयर। और इसका जो टेम्परेचर है वो अंदर से थोड़ा कम है, लेकिन इसका भी ठीक ठाक है टेम्परेचर, यहाँ भी ह्यूमंस नहीं जा सकते। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 70 लाख से वेरी करता है, 20 लाख सेल्सियस तक वेरी करता है। उसके बाद हमारे पास आती है कन्वेक्टिव या कन्वेक्शन जोन। अब इसका जो आप थिकनेस आप देख लें तो वो तकरीबन बनती है आपकी 1,81,156 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस बनती है, जो कि टेम्परेचर वाइज देखा जाए तो यहाँ फिर भी कम है। 20 लाख सेल्सियस से 5800 सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर। आखिरी लेयर है अंदरूनी सतह की, और यहाँ ये सूरज का इंटरनल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बाहरूनी सतहों या लेयर्स के ऊपर बात करते हैं। तो जो आउटर सन है बेसिकली वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। तो जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपकी फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर अगर हम देखा जाए तो हम लोग जो सूरज नज़र आता है वो बेसिकली फोटोस्फेयर ही है टोटल। हम उसको नंगी या नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है अगर किलोमीटर में देखें तो वो 402 यानी कि 402 किलोमीटर्स बनती है। तो वहाँ टेम्परेचर है वो तकरीबन बनता है 11,000 यानी कि 11,000 सेल्सियस तक टेम्परेचर बनता है। उसके बाद सेकंड लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर, वो हमारे पास आती है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर का जो अगर लेंथ देखा जाए तो वो 1690 किलोमीटर्स है, यानी कि 1690 किलोमीटर।
और उसका जो टेम्परेचर है डेफिनेटली वो कम होगा। उसका जो टेम्परेचर है वो 3700 सेल्सियस तक है। लाल रंग का दायरा दिख रहा है आपको, यही है आपका क्रोमोस्फेयर, और ये सिर्फ जब सूरज ग्रहण होता है ये हमें तभी नज़र आती है, और ये पिंक कलर की, रेडिश पिंक कलर की होती है। उसके बाद ये कोरोना की जो मैं बात कब से कर रही थी, कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन सूरज के पास अपना है कोरोना है। और इतनी गर्मी का जो कोरोना है बेसिकली हम देखते हैं सूरज को, जो इसकी जो रेजेस बाहर निकल रही होती हैं, जो बच्चे बेसिकली ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ नोन एज कोरोना। और इसका जो कोरोना है वो है 100 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर तक है, यानी कि 100 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। और मज़े की बात इसमें यह है कि इसका जो टेम्परेचर है जिस तरह क्रोमोस्फेयर का एकदम से डिक्रीज़ कर जाता है 3700 सेल्सियस तक, और इसका अचानक से इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है जो कि जा सकता है 20 लाख सेल्सियस तक। और ये अभी तक साइंसदानों को नहीं समझ आया कि क्यों इतनी तेज़ी से, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है आपका इनर कोर से रेडियो एक्टिव, वो कन्वेक्शन जोन का ये टेम्परेचर चलता है। लेकिन कोरोना का, क्रोमोस्फेयर के बाद कोरोना का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लेकिन अचानक से इसका एकदम टेम्परेचर बढ़ता है और 20 लाख सेल्सियस तक चला जाता है। और यहाँ सारी जितना भी जो आपका सूरज है, जो ईंधन है, तो यहाँ बेसिकली वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और नीचे ये येलो पिक्चर भी है, तो इसमें जो है ज़्यादातर एरप्शंस हो रही हैं, ज़्यादातर जिस तरह आप समझ लें वोल्केनो फटता है तो ज़्यादा हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा स्पॉट्स होंगे, तो जितने ज़्यादा स्पॉट्स होंगे तो वो मैक्सिमम कहलाएगा। तो मतलब ज़्यादा मैक्सिमम स्पॉट्स मतलब सूरज अपने मैक्सिमम पे है, सोलर मैक्सिमम पे है। अब स्पॉट्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है तो सोलर मिनिमम पे है। अब सोलर मिनिमम और मैक्सिमम क्या चीज़ है ये हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सोलर मैक्सिमम जो है जब सूरज के अंदर इरप्शंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा वोल्केनोस फटते हैं, तो जितना ज़्यादा मवाद होगा बाहर निकलेगा, फूटेगा, तो वो बेसिकली हलचल ज़्यादा होगी। जब हलचल ज़्यादा होगी तो स्पॉटिंग ज़्यादा होगी, स्पॉटिंग ज़्यादा होगी तो सोलर, आप कह सकते हैं सूरज अपने मैक्सिमम पे है तो उसको हम सोलर मैक्सिमम बोलते हैं। इसी तरीके से जब अपने जो थोड़ा सूरज काम होगा और इतना ज़्यादा वहाँ हलचल नहीं होगी तो वहाँ हमें स्पॉटिंग कम नज़र आएगी। स्पॉटिंग कम नज़र आएगी तो जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा होगा कि सूरज अपने मिनिमम पे है। मिनिमम स्पॉटिंग है तो सोलर मिनिमम उसको बोलते हैं कि सूरज अपने मिनिमम पोजीशन पे है। और हर साल जो है हर 11 साल के बाद पोलैरिटी चेंज होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है, और हर साल 22 सालों के बाद ये दोबारा रिवर्स होकर अपनी जगह पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सोलर मिनिमम थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि सोलर मिनिमम जो है उस पर जो आप कह लें छोटे छोटे होल, जो काले धब्बे होते हैं, आप कॉलोनियल होल्स बोलते हैं, धब्बे जो हैं सूरज के ऊपर सोलर मिनिमम पे कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। तो होते हैं तो काफ़ी डेंस और बड़े और डीप होते हैं, जिसके अंदर से सोलर विंड निकलती है। यहाँ से सोलर विंड का कॉन्सेप्ट है कि सोलर विंड यहाँ से जनरेट होती है और जितना भी सोलर सिस्टम है उनको डेफिनेटली वो डैमेज कर सकती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेजेस अगर डेंस हों, डीप हों, तो वो अर्थ की तरफ भी आती हैं और काफ़ी हद तक जो है वो, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 20 सालों में ग्रैंड सोलर मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें अर्थ को कुछ उस पर जो है वो डेफिनेटली थोड़े बहुत हमें देखने को मिले। और ये साल जो है 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा, जो अगले 20 साल तक हो सकता है, प्रिडिक्टेड है आएगा। ग्रैंड सोलर मिनिमम और ग्रैंड सोलर मैक्सिमम। तो सोलर मिनिमम जो है अगर ये दुनिया की अर्थ की सरफेस को टच कर जाता है तो ये 1 हफ्ते से ज़्यादा के पीरियड तक नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ टू 10 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद गायब हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो करीब तरीन प्लैनेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये जो है प्रॉब्लम या नुकसान आप कह सकें वो पहुंचा सकता है। और ये होता क्यों है, अब ये काले धब्बे बनते क्यों हैं? अब देखेंगे दुनिया के पास भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिस तरीके से हर चीज़ चिपकी हुई दुनिया के साथ, इसी तरीके से जो है वो सूरज के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो ना हो तो सारा सूरज जो है वो इधर उधर चला जाए और सारे प्लैनेट्स चल के भस्म हो जाएं और पता नहीं क्या हो। खैर वो उस चीज़ को उसने बाइंड किया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो है, ये इरप्शंस जो हैं, छोटे छोटे धब्बे जो हैं आपको नज़र आते हैं, बड़े बड़े स्ट्रॉम्स बेसिकली आ रहे होते हैं, और ये एक छोटे से धब्बे का साइज़ दुनिया से भी बड़ा होता है, तो ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इनका जो है वो आपस में हो रहा होता है, आपस में लड़ाई हो रही होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होते हैं उस टाइम, तो उस टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सारी इरप्शंस हो रही होती हैं सूरज पे।
इरप्शन ज़्यादा होती हैं तो सोलर मैक्सिमम पे होता है, इरप्शन कम होती हैं वो मिनिमम पे होता है। तो ये कुछ जो है पिक्चर्स आपके सामने हैं ताकि आपको एक बेहतर तरीके से आइडिया हो सके कि व्हाट इज़ सोलर मैक्सिमम एंड व्हाट इज़ सोलर मिनिमम। पिक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से वाज़ेह हो रहा होगा जब सूरज अपने मैक्सिमम पे होता है। ये जो एक्सपीरियंस किया ये जुलाई 19 2000 में किया था। और इसमें देखें आप जो इरप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे छोटे काले धब्बे जो हैं ये कई दुनिया से भी बड़े हैं और कुछ दुनिया जितने और कुछ दुनिया से भी छोटे हैं। यानी कि जो सूरज है हमारी मिलियंस ऑफ छोटी छोटी जो है हमारे पास जो छोटा सा एक दुनिया है वो उसमें मिलियन टाइम्स भी पूरी आ सकती है, इतना बड़ा है सूरज। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि छोटा सा धब्बा कितना बड़ा होगा। तो अब मार्च 18 2009 के अंदर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे शायद 2 डॉट्स या बिल्कुल भी नहीं हमें सूरज पे नज़र आए। तो ये अपने मिनिमम पे था और जो होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है डेंस होंगे और काफ़ी ज़्यादा डीप होंगे जिसमें से सोलर विंड जो है वो निकलती है। जो जिस तरीके से मैंने पहले भी इस वीडियो में बात की है कि सैटर्न जो है वो इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम है कि आप इसको एक बड़े से समुंदर में डाल दें तो ये तैरना शुरू हो जाएगा, इतना लाइट प्लेनेट है ये। और उसके बाद उसके पास अपने रिंग्स भी हैं। इसी तरीके से जुपिटर भी हैं, उसके अंदर छोटे छोटे काले धब्बे हैं जिस तरह सन पे भी हैं, लेकिन इस सूरज के पास छोटे छोटे काले डॉट्स आते हैं या आप साइक्लोन्स आते हैं, एरप्शंस होती हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा काला डॉट हमें जुपिटर पे भी देखने को मिलता है। और मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? और वीनस को जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। डेफिनेटली स्टार का मतलब जो है वो अगर स्टार कहते हैं तो जाहिर सी बात है चमकता होगा। जो चीज़ चमकती होगी उसमें लाइट होगी और जिसमें लाइट होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होगी। कहने को मरकरी सबसे करीब है, उसको सबसे ज़्यादा हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, लेकिन वीनस क्यों ज़्यादा सबसे ज़्यादा गर्म है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने कम्प्लीटली एक आपके लिए वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके देखें। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं प्लैनेट्स के अंदर तो ये प्लैनेट्स की वीडियो का लिंक ऊपर भी दिया जाएगा, नीचे भी दे दिया जाएगा, तो आप ज़रूर जाके देखें। ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी जो मेरी एफर्ट है उसने आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा किया होगा। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी बहुत सारी ढेर सारी दुआओं में सबको मुझे याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।